हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता अपने चैनल इग्नू पाठशाला विद सुनीता से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ रही हूँ। आज हम कवर करेंगे BPSC 132। ये इग्नू का सब्जेक्ट है, बट हम पॉलिटिकल साइंस में ये चैप्टर DU में भी पढ़ते हैं। इसमें हम बहुत बेसिक से कुछ सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो आज के BPSC 132 का थर्ड ब्लॉक जो है वो है इंस्टीट्यूशंस या संगठन, और उसका फर्स्ट चैप्टर और बुक का 7th चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, और जिसका शीर्षक है विधायिका, लेजिस्लेचर। तो ये इग्नू और DU दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। इवन कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चैप्टर का नाम है विधायिका, और सबसे पहले हमें विधायिका का मतलब पता होना चाहिए। तो जो इंस्टीट्यूशन विधि या नियम या नीति को लागू करता है, मतलब बनाता है। विधान होते हैं लॉज, जो लॉज बनाता है उसको लेजिस्लेचर कहते हैं या विधायिका कहते हैं। ये भारत में विधायिका जो है वो 2 लेवल पर काम करती है। पहला लेवल है सेंटर, केंद्र सरकार, और दूसरा लेवल है स्टेट सरकार या राज्य सरकार। अगर सेंटर की बात करें तो वहाँ पर इसको संसद कहा जाता है, और अगर स्टेट की बात करें तो जो आज हमारा ये विधायिका है ये हमारा सेंटर से रिलेटेड है, जिसको हम संसद कहते हैं। तो स्टेट की इसमें बात नहीं करी गई है, सेंटर की बात करी गई है। तो इसका पहला टॉपिक रहेगा संघीय विधायिका, यूनियन लेजिस्लेचर मीन्स सेंटर में जो लेजिस्लेचर है या विधायिका है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन लेवल पर लेजिस्लेचर की व्यवस्था की है। भारतीय संविधान ने केंद्र स्तर पर विधायिका को संसद माना है। संसद का काम क्या है? देश में कानून बनाना। तो संसद क्या है? कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था या इंस्टीट्यूशन है। यूनियन लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहते हैं, और पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है? राष्ट्रपति, दूसरा क्या है? लोकसभा, और तीसरा क्या है? राज्यसभा। संसद के 3 पार्ट होते हैं। सर्वोच्च पार्ट राष्ट्रपति, हेड ऑफ द कंट्री हम राष्ट्रपति को कहते हैं, देन लोकसभा और राज्यसभा। संसद केवल कानून नहीं बनाती, बल्कि जो कानून को लागू करने वाली कार्यपालिका है, जो संसद के हैंड्स हैं जिनके थ्रू ये काम करती है, उन पर कंट्रोल भी करती है। तो संसद लोकतांत्रिक शासन की रीढ़ की हड्डी है। संसद क्या है? जहाँ जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है वहाँ पर शासन करने की ये बैकबोन है, जहाँ लोगों के लिए जो भलाई के काम है उनकी चर्चा होती है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती है, और उन पर कैसे शासन किया जाता है इस पर चर्चा होती है। तो इस संसद में हम क्या क्या काम करते हैं? कानून बनाते हैं, लोगों की भलाई के जो काम होते हैं उनकी चर्चा करते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती है, और उन पर कैसे शासन करना है वो डिसाइड किया जाता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है राष्ट्रपति, अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होते हैं, कांग्रेस का हिस्सा नहीं होते, जबकि भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद के एक अभिन्न अंग है, जिनको उनसे अलग नहीं किया जा सकता। वे संसद के किसी सदन में तो नहीं बैठते हैं, ना ही कोई कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, बट हर पेपर पर उनके साइन की स्वीकृति की ज़रूरत होती है। बिना उनके साइन के कोई भी लॉ पास नहीं हो सकता, कोई भी कानून पास नहीं हो सकता, कोई भी विधेयक पास नहीं हो सकता, कोई भी बिल पास नहीं हो सकता। मतलब कोई भी पेपर को कानून बनने से पहले उनकी साइन की, सिग्नेचर की, उनकी परमिशन की बहुत ज़रूरत होती है।
यदि दोनों सदन में बैठक नहीं हो रही है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा उस वक्त सेशन नहीं चल रहे हैं उनके, तब भी राष्ट्रपति अपनी शक्ति से या अपनी पावर से कानून बना सकता है, लागू कर सकता है। हालांकि जो भी ये उस वक्त लागू किया जाएगा वो अस्थायी होता है, परमानेंट नेचर का नहीं होता, क्योंकि बाद में उसको लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना बहुत ज़रूरी है। तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को क्या करता है? राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है, जब नहीं करना होता तो उसको स्थगित भी करता है, और चाहे तो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। राष्ट्रपति जब संसद का सत्र होता है तो दोनों सदनों को एक साथ संबोधित भी करता है। तो या तो इलेक्शन होकर हटे हो, नई सरकार बनती है, तब राष्ट्रपति संबोधित करता है, या संसद का सत्र जब चालू होता है तो उसके पहले दिन ये राष्ट्रपति उनको संबोधित करता है, या अपना लेक्चर या अपना स्पीच देता है। राष्ट्रपति की भूमिका मुख्यतः संवैधानिक और औपचारिक होती है। संवैधानिक मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की क्या भूमिका रहेगी, और औपचारिक होती है, मतलब हालांकि इनके साइन की वैल्यू होती है, बट आपको पता है हमारे देश में संसद के जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी विचारों की जो वैल्यू होती है उतनी प्रधानमंत्री की नहीं होती। प्रधानमंत्री एक रबर स्टैंप है, जिनका काम है कि उनको परमिशन देनी ही पड़ेगी। राष्ट्रपति विधायी प्रक्रिया का संवैधानिक प्रमुख है, मीन्स संविधान के अकॉर्डिंग वो प्रमुख है, बल्कि जबकि वास्तविक शक्ति संसद के निर्वाचित सदस्यों के पास होती है, जो इलेक्शन में चुन कर आए होते हैं उनके पास होती है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, सीएम। उसके बाद आता है लोकसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, नीचे वाला सदन है। इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट लोगों को चुनकर संसद में भेजती है शासन करने के लिए। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 हो सकती है। इसमें से 530 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट से चुनकर आते हैं, जबकि 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आते हैं। दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी किए जाते हैं, बट अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ऐसे कोई सदस्यों को मनोनीत करे। सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं। एंग्लो इंडियन क्या होता है? जो आधे इंडियन है और आधे विदेशी हैं, आधे अंग्रेज हैं। ऐसे दो सदस्य होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा इसलिए चुना जाता है ताकि इनका प्रतिनिधित्व भी लोकसभा में रहे। इसमें संख्या मैंने गलत लिखी है, 545 टोटल होते हैं, तो इनमें से 20 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और बाकी के चुन कर आते हैं। सीटों का बंटवारा सेट स्टेट के साइज के अकॉर्डिंग होता है। जितना बड़ा स्टेट उतनी ही ज़्यादा सीट्स होती हैं। सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीट्स मिलती हैं। हर पर्सन वोट कर सकता है जो 18 साल से उम्र में बड़ा है और वोट देने के योग्य है। जो भी इलेक्शन में लोग खड़े होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो चुन लिया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और समय से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है। लोकसभा का सदस्य होने के लिए भी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए या कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, कानून के द्वारा पूरी तरह योग्य होना चाहिए, कोई मेंटल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति एक से ज़्यादा स्टेट से भी चुनाव लड़ सकता है।
बट फिर बाद में अगर वो दोनों जगह से जीत जाता है तो एक सीट रखकर दूसरी सीट उसको छोड़नी पड़ती है। कोई भी व्यक्ति राज्य विधानसभा और संसद दोनों का सदस्य चुना जाता है तो वह निर्धारित समय में राज्यसभा से इस्तीफा नहीं देता। ऐसी स्थिति में अपनी संसद की सदस्यता गंवा बैठेगा। मतलब राज्यसभा और लोकसभा अगर दोनों से की सीट किसी के पास है तो वो लोकसभा की सीट उसको छोड़नी पड़ती है। कोई भी सदस्य संसद के सत्र से 60 दिन से ज़्यादा अगर एब्सेंट रहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो इसका क्रक्स क्या निकल गया है? लोकसभा सदन का निम्न स्तर है, इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब जो भी मंत्री होते हैं वो लोकसभा के लिए काम करते हैं। लोकसभा को संसद का सबसे शक्तिशाली सदन कहते हैं। लोकसभा की विशेष शक्तियां भी होती है। अगर मनी बिल या धन विधेयक आता है तो वो सिर्फ लोकसभा में आता है, उसको राज्यसभा में नहीं लाया जाता। और अविश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा में नहीं आता। अगर सरकार का एग्जिस्टेंस देखें, अस्तित्व देखें तो लोकसभा पर ही निर्भर है। लोकसभा में अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाता है तो सरकारें गिर जाती हैं। इसलिए लोकसभा में के विश्वास पर निर्भर करता है। देन आता है राज्यसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन है या उच्च सदन है। यह राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 250 है, जिसमें 12 मेंबर्स जो हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं या चुने जाते हैं वो लोग अपने अपने फील्ड के धुरंधर होते हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे मूवीज़ में, साइंस में, समाज सेवा में, मतलब ये लोग उसमें एक्सपर्टीज होते हैं, इन्होंने अच्छा काम किया होता है, तब इनको राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है। लोकसभा के विपरीत राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भी एक जैसा नहीं होता, पूरी तरह से राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। छोटे राज्यों की तुलना में बड़े राज्यों से ज़्यादा लोग चुनकर आते हैं। एक स्टेट से 34 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं आ सकते हैं। नागालैंड में सिर्फ एक ही सदस्य आता है, जबकि यूपी से 34 मेंबर्स आते हैं, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। दोनों की जनसंख्या में बहुत फर्क है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। 1/3 सदस्य 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। 1/3 इसके मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। खाली पदों को पर तुरंत चुनाव करवाए जाते हैं और वहाँ पर लोग फिर भर दिए जाते हैं। राज्यसभा का मैक्सिमम कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन समय से पूर्व भी अपने पद से इस्तीफा दिया जा सकता है। और इसमें विशेष शक्तियाँ क्या होती है राज्यसभा की? राज्यसभा लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों की सूचना प्राप्त करता है। अगर कोई धन बिल को छोड़कर या मनी बिल को छोड़कर अगर कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है तो राज्यसभा में भी उसको पास करवाना पड़ता है। संसद किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कानून बना सकती है। राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। मतलब लोकसभा जो है वो किसी भी मुद्दे पर कानून बनाती है, जबकि राज्यसभा सिर्फ राज्य से जुड़े मुद्दों पर ही कानून बनाएगी। एक महत्वपूर्ण सदन है जिसके सभी सदस्य सम्माननीय होते हैं। तो संविधान के आर्टिकल 249 के अंडर राज्यसभा बनाई जाती है। इसको विशेष अधिकार मिले हुए हैं। राष्ट्रीय हित में राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है। मतलब राज्यसभा में सिर्फ राज्यों से रिलेटेड कानून बनाए जाएंगे, सेंटर से रिलेटेड नहीं बनाए जाएंगे। यह शक्ति संघीय व्यवस्था को लचीला बनाती है। मतलब ये फेडरल सिस्टम जो है, जो डिफरेंट लेयर्स पर काम करता है, ये उसको फ्लेक्सिबल बनाती है।
आपात परिस्थितियों में केंद्र को मजबूत करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। मतलब राज्यसभा क्यों बनाई गई है? अगर इमरजेंसी कुछ हो जाती है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्ट्रोंगनेस दिलाती है। उसके बाद आता है अध्यक्ष अधिकारी या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। क्या होते हैं? दोनों सदनों ने अपने एक एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को नियुक्त किया होता है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। राज्यसभा का भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं हम लोग। लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति इंग्लैंड के कॉमन सभा के अध्यक्ष की तरह होती है। जैसे कॉमन सभा का अध्यक्ष होता है वैसे ही लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। इसका कार्यकाल बहुत सम्मानजनक होता है। अध्यक्ष चुने जाने के पश्चात इसका अपनी पार्टी से कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि अपनी पार्टी के लिए काम करता है तो ये फिर लोकसभा के लिए काम करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है, संसद की गरिमा को बनाए रखता है, शांति व्यवस्था को बनाए रखता है। अध्यक्ष सदन में प्रश्न पूछने और प्रस्ताव लाने की अनुमति देता है। मतलब अगर किसी को सवाल पूछना है तो इन अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ती है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर तब तक रहता है जब तक नई संसद का गठन नहीं हो जाता। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनके काम को देखता है। तो लोकसभा अध्यक्ष सदन का प्रमुख अध्यक्ष होता है, बहस को नियंत्रित करता है, सदन के भीतर उसका निर्णय लास्ट निर्णय माना जाता है और ये राजनीतिक निष्पक्षता भी बनाए रखता है। अध्यक्ष लोकतंत्र के में अनुशासन का प्रतीक है। मतलब वहाँ इसका काम क्या है? अनुशासन बनाए रखना। देन आता है राज्यसभा का सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। कोई भी व्यक्ति हो उपराष्ट्रपति बनते ही वो राज्यसभा का सभापति बन जाता है। वो सदन की कार्यवाही को संचालित करता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है, जब अगर हमारे कोई राष्ट्रपति नहीं होते, उनका काम संभाल रहा होता है या राष्ट्रपति के बिहाफ पे काम कर रहा होता है, तब वह राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने के दिन से ही माना जाता है और वे इच्छा से अपने पद का इस्तीफा भी दे सकते हैं या उनके खिलाफ बहुमत पास करके उनको हटाया भी जा सकता है। वो सदन की कार्रवाई को संचालित करता है। सभापति सदन की गरिमा बनाए रखता है। तो राज्यसभा की कार्यवाही शांति और मर्यादा से चले, ये काम सभापति का होता है और वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। विधायी प्रक्रिया या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। विधायी प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई विधेयक कानून में बदला जा सकता हो। तो सबसे पहला काम क्या होता है? विधेयक को प्रस्तुत करना। यह प्रमुख मतलब सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट लाया जाता है कि ये बिल लाए हैं या ये एक प्रस्ताव लाए हैं हम लोग। किसी भी बिल को प्रस्तुत करने का आशय है कि इस बिल को पढ़ा जाना। तो बिल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक नॉर्मल और एक मनी बिल। मनी बिल को राज्यसभा में पास नहीं करवाना पड़ता, सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है, जबकि बाकी जो नॉर्मल बिल है दोनों ही सदनों में लाए जाते हैं। कोई भी विधेयक या तो किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या कोई और सदस्य के द्वारा। किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने के वक्त में कोई भी बहस नहीं की जाती है। जो सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करता है वह संक्षेप में या
छोटे रूप में उस बिल के बारे में बताता है कि ये बिल किसके बारे में है। यदि विधेयक को इस स्तर पर विरोध करना है या विरोध करने वाले सदस्य को विरोध के कारण बताने की अनुमति दी जाती है। इसके पश्चात इसके ऊपर मतदान होता है। मतलब उसके बाद पहले वो समराइज रूप में बताता है कि ये विधेयक क्या है, फिर बाद में टाइम दिया जाता है कि उसके प्रत्येक पॉइंट को डिस्क्राइब किया जाए, डिटेल में बताया जाए, फिर उन पर चर्चा होती है, विरोध करना होता है तो विरोध होता है, फिर बाद में उस पर मतदान किया जाता है, वोटिंग करी जाती है कि उसको पास करवाना है कि नहीं। यदि सदन इसके पक्ष में मत देता है तो इसे सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है और इसके बाद ये आगे इस पर चर्चा की जाती है। मतलब पहले स्टेज पर इसमें कोई भी चर्चा या कोई भी बहस नहीं की जाती है। दूसरे स्तर पर इसके 4 विकल्प होते हैं। इसके प्रस्तुत होने के बाद इसे मान लिया जाए या फिर इसको चयन समिति के पास भेजा जाए या फिर दोनों सदनों में संयुक्त समितियों को भेज दिया जाए या फिर जनता की राय के लिए जनता पर छोड़ दिया जाए। मतलब 4 इसके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं अगर विधेयक को कोई लाया जाए तो। पहले दिन क्या होता है, विधेयक के पॉइंट्स पर चर्चा की जाती है, काफ़ी समय इसमें लगता है, पूरी तरह से विधेयक को तैयार किया जाता है। उसके बाद विधेयक को पारित करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है और ये काम कौन करता है, अध्यक्ष करता है। इसमें कुछ औपचारिक अगर चेंजेस करने हैं, फॉर्मल चेंजेस करने हैं तो वो किए जाते हैं। जब सारे चेंजेस खत्म हो जाए, अमेंडमेंट्स खत्म हो जाए, तब इसे सदन में पेश किया जाता है और विधेयक को दूसरे सदन में भी भेजा जाता है। जब दूसरे सदन में या राज्यसभा में भेजा जाता है तो फिर सेम प्रक्रिया होती है, वहाँ पर भी इस पर चर्चा होती है। या तो वो लोग इसको एज इट इज़ पास कर देते हैं और या फिर क्या करते हो, इसमें कुछ अमेंडमेंट करने को बोलते हैं और इस बिल को अमेंडमेंट करके दोबारा से राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर ये दोबारा अमेंडमेंट के बाद राज्यसभा में चला गया तो उनको साइन करना ही पड़ता है, वो इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अंत में विधेयक दोनों सदनों से जब पास हो जाता है तो इसे लोकसभा अध्यक्ष के साइन के साथ राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है और फिर ये कानून बन जाता है। और मनी बिल को कैसे लाया जाता है, तो ये प्रक्रिया क्या थी, विधायी प्रक्रिया क्या है, कानून बनाने की या फिर कोई बिल पास करने की प्रक्रिया। इसमें कोई भी विधेयक को कानून बनाया जाता है, इसमें दोनों सदनों में चर्चा होती है, विधेयक को पास किया जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति दी जाती है और ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है, सब मिलजुल कर करते हैं। कानून निर्माण के कई चरण रखे गए हैं ताकि इसमें कोई जल्दबाजी में कोई कुछ भी पास ना कर दे, मतलब आराम आराम से पास होता है। बट मनी बिल की अगर बात करें तो इसका संबंध इनकम और एक्सपेंडिचर से होता है। मनी बिल कोई वित्त विधेयक नहीं है, कानून नहीं है। मनी बिल है कि किस पॉलिसी को कितना पैसा देना है, किस पॉलिसी को लागू करना है, किसको नहीं करना है, पैसे की रिस्ट्रिक्शंस, मतलब आमदनी कितनी है, कितना खर्चा हम कर सकते हैं, तो ये सारी चर्चाएं उसमें की जाती है। कोई भी बिल जब तक मनी बिल नहीं कहलाता जब तक इसे लोकसभा अध्यक्ष पास ना कर दें। राज्यसभा में इसको नहीं भेजा जाता है। राज्यसभा धन बिल पर सिर्फ राज्यसभा के साइन होते हैं, मतलब वहाँ चर्चा नहीं होती है। तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इसको साइन करके वापस दे देना होता है। यदि लोकसभा किसी भी अमेंडमेंट को ना माने, मतलब अगर राज्यसभा इनको कुछ अमेंडमेंट करने को बोले और लोकसभा नहीं माने तो उनको वैसे ही पास करना पड़ता है इसको। तो धन का बिल या धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में आता है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, अंतिम निर्णय पूरा लोकसभा का होता है। संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। संसदीय विशेषाधिकार सांसदों को या संसद के मंत्रियों को स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार देती है, कर्तव्य निभाने की सुरक्षा देती है
ये विशेषाधिकार राज्य संसद की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। तो संसद के विशेष अधिकारों का प्रमुख लाभ क्या है? व्यक्तिगत लाभ नहीं होता, इंडिविजुअल को पर्सनल लाभ नहीं होता, बल्कि ये संसद की स्वतंत्रता है कि वहां पर वो लोग बोल सके। कार्यपालिका पर नियंत्रण के संसदीय साधन, अगर एग्जीक्यूटिव्स पर लेजिस्लेचर को कोई कंट्रोल करना है तो उसके साधन क्या हैं, किस तरीके से वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। पहला क्या है? प्रश्नकाल, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनसे बहस की जा सकती है, प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है जिससे सरकार गिराई जा सकती है। इससे सरकार जवाबदेह बनी रहती है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देती हैं तो ऐसा नहीं चलता, ऑब्लिगेशन होती है कि हर प्रश्न का उत्तर दिया ही जाएगा। तो संसद डेमोक्रेसी निगरानी की भूमिका निभाती है, एक मॉनिटर रखती है कार्यपालिका पर। संसद की समितियां कौन कौन सी होती हैं जो कि इनमें हेल्प करती है इनको? विधायी समितियां, वित्तीय समितियां, दोनों ही तरह की, मतलब कानूनी समितियां बनाई जाती है और वित्तीय समितियां बनाई जाती है। दोनों ही मामलों की गहन जांच करती हैं। ये संसद के कार्यभार को कम करती है, मतलब संसद का जो भी काम होता है ये संसदीय समितियां उसमें हेल्प करती हैं। समितियां कार्य की क्वालिटी को बढ़ा देती हैं, मतलब कार्य की जो भी क्वालिटी है, एक पर्टिकुलर समिति बनाई जाती है एक काम के लिए, तो उसमें उसी के एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो ये उनके काम की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। तो संसदीय समितियां जो है कार्य क्षमता का आधार होती हैं, ये पोटेंशियल्स होती हैं, इनमें काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है। देन आता है स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें या राज्य में विधायिका की बात करें, प्रत्येक राज्य में अपनी एक विधायिका होती है और यह एक सदनीय या दो सदनीय दोनों ही हो सकती है। किसी किसी स्टेट में, छोटे स्टेट्स में एक सदन होता है इसमें, और बड़े स्टेट्स में इसमें दो सदन भी हो सकते हैं। और जिन स्टेट्स में दोनों हाउसेज होते हैं उनको क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है। किसी किसी में स्टेट लेजिस्लेचर विच है बोथ हाउसेज आर नोन एज बाइकैमरल, और जिनमें एक ही होता है उनको विधानसभा या यूनिकैमरल ही बोलते हैं। तो जिन स्टेट्स में एक होती है उसको विधानसभा बोलते हैं, और जिनमें दोनों होती है वहाँ पर विधान परिषद भी साथ में दिखाई देती है। प्रिंसिपल रीज़न कि दोनों हाउसेज सब जगह नहीं होते, फाइनेंशियल पोजीशन को देख कर होता है। अगर स्टेट की फाइनेंस पोजीशन बहुत अच्छी है तो दोनों सदन बनाए जा सकते हैं, पर क्योंकि बहुत खर्चा होता है इसीलिए दोनों सदन नहीं बनाए जाते हैं हर स्टेट में। फ्यू स्टेट्स जैसे 7 आउट ऑफ 29 हैव ऑप्टेड, 28 हैव ऑप्टेड बाय कैमरल, सिर्फ 7 ही स्टेट्स में बाय कैमरल या दोनों सदन है, बाकियों में नहीं है। और इनमें से कौन है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, मतलब इन्हीं में ही सिर्फ 2 सदन है, बाकियों में एक ही सदन दिखाई देता है। राज्य विधायिका का काम भी है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना। तो राज्य विधायिका संघीय ढांचे को मजबूत करती है। राज्य विधायिका का काम होता है कि स्टेट लेवल पर मजबूती से काम करे। संसद का काम होता है यूनियन लेवल पर काम करे, और स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है स्टेट लेवल पर काम करे। तो ये चैप्टर पूरा हो रहा है आपका लेजिस्लेचर
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूटिव्स की। अगर आपको समझ में आया है, नोट्स इंग्लिश में डालूँ मैं, हिंदी में पढ़ाऊँ, प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पार्ट मिसिंग है, या मैं कहीं गलती कर रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकूँ। और अगर आपको कोई और कोर्स पढ़ना है, कोई और कोड से पढ़ना है, प्लीज़ बताएं। कोई चैप्टर अलग से करना है, मैं उसका लेक्चर बनाकर आपको डाल दूँगी। कोई भी कोर्स कोड, उसका नंबर आप मुझे लिख कर भेजें कि आपको इस चीज़ का वीडियो चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपके लिए ट्राई करूँगी। थैंक यू।